मनुष्य शरीर के लिए अनित्य और अशुचि विशेषणों का प्रयोग किया। वे लिखते हैं कि हमारा यह शरीर इस रूप में अनित्य है कि इसके हमारे पास रहने और ना रहने का कोई निश्चय नहीं। जन्म के पहले यह हमारे पास नहीं था, भविष्य में भी ये यही शरीर मिलेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। वर्तमान में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक यह प्रतिक्षण क्षीण ही होता जाता है, क्योंकि जन्म से मृत्यु तक यदि किसी की आयु 100 वर्ष की है तो वह जन्म के बाद से प्रतिक्षण धीरे धीरे घटती ही जाती है। शरीर का दूसरा स्वरूप सुचुचि यानी अपवित्रता वाला आचार्यों और मनुष्यों ने कहा है कि मनुष्य शरीर के मुख, नासिका, नेत्र, कर्ण और रोम छिद्र विकारयुक्त पदार्थों को निरंतर प्रभावित करने वाले अशुद्ध द्वार है, जिनसे हमेशा अपवित्र पदार्थ शरीर के बाहर निकलते हैं। इसका अर्थ है कि अपवित्र पदार्थ हमारे शरीर के अंदर ही रहते हैं। इनके शरीर में हर समय रहने के कारण शरीर को अशुचि यानी अपवित्र स्वरूप वाला कहा गया। इसलिए ऐसे अनित्य और अशुचि स्वरूप वाले शरीर की उपयोगिता को लेकर जब जिज्ञासा की गई, तब संतों और मनुष्यों ने कहा कि सेवा करने से तन पवित्र होता है। सेवा किसी दूसरे की ये करना जरूरी नहीं, बल्कि घर के माता पिता और गुरुजनों की भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति तन व धन से अभावग्रस्त हैं, अकिंचन हैं और जिसे किसी प्रकार के आश्रय की अपेक्षा है, उसे आश्रय देकर मनुष्य मात्र की सेवा की जा सकती है। विवेक जन का यही दृढ़ मत है कि कोई भी कितना भी अपवित्र के स्वरूप वाला हो, यदि वह सेवा पथ पर अग्रसर है तो वह पवित्र है और उसका जन्म भी सार्थक है। इस अपवित्र शरीर का यही सार्थक स्वरूप है। बंधुओं, इसी सहयोग प्रकोष्ठ में कार्य करते करते हमें एक शेक्सपियर की बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। अंग्रेजी भाषा के महान कवि व नाटककार शेक्सपियर ने अपने एक छंद में लिखा है कि मैं एक बार गंभीर रूप से बीमार हो गया। एक धनी व्यक्ति ने दर्द के साथ मुझे चिकित्सा के लिए धन प्रदान करके सहायता की। मैंने स्वस्थ होने पे धन्यवाद उसको धन लौटा दिया। कुछ समय उपरांत मैं पुनः गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गया। एक निर्धन व सेवावृत्ति व्यक्ति ने दिन रात कठिन तपस्या करके मेरी सेवा की। इसके परिणाम स्वरूप मैं स्वस्थ हो गया। अब मैंने सोचा कि इस महान सेवावृत्ति व्यक्ति को क्या लौटाऊं। सेवा का कोई प्रतिकार नहीं होता। सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म है। सेवा ही ईश होता है। दूसरों को सहयोग देना ही उन्हें अपना सहयोगी बनाना है। मान्यवर, मेरे से पूर्व श्रद्धेय अश्विनी कुमार जी जब सहयोग प्रकोष्ठ का कार्य देख रहे थे, तो आपके सहयोग से अनेक ऐसे हमने अभियान प्रारंभ किए जो संगठन उपयोगी हैं, जिनको पूरे देश में चलाने का हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। 7 सहयोगी अभियान हमारे चल रहे हैं। और आज मैं इसको अगर माननीय नितिन गडकरी जी अन्यथा ना ले तो मैं ये खुलासा करना चाहता हूँ कि हम माननीय अश्विनी जी की एक प्रतिमा का प्रयास बिहार में कर रहे थे। उस प्रयास में हमने बिहार में एक बड़ा कार्यक्रम किया। माननीय अरुण जेटली जी यहाँ से गए, अनूप जलोटा जी भजन गाने गए, पूरा प्रदेश जुटा। मंतव्य यही था कि उनकी कर्मभूमि पे उनकी एक प्रतिमा लगनी चाहिए। जब वो प्रयास विफल हो गया, क्योंकि जो दृश्य आपके सामने है नीतीश कुमार जी के, वो हमारा काम अधूरा रह गया। तो जो अनूप जलोटा जी हैं, वो माननीय अश्विनी कुमार जी के अभी आपने वृत्तचित्र में देखा भतीजे हैं। तो उनसे चर्चा चल रही थी कि कहाँ लगाया जाए। तो ध्यान आया कि रितंबरा देवी जी का जो 52 एकड़ का मथुरा में जो स्थान है, वहाँ पर उनको अश्विनी जी का सहयोग रहा है, तो उनसे आग्रह किया जाए कि वहाँ एक प्रतिमा लगाई जाए। तो उस निमित्त में मथुरा गया हुआ था। तो जब मेरी बात अनूप जी से हुई, रितंबरा जी बैठी थी, तो अनूप जी से मेरी चर्चा हो रही थी कि हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी जी के साथ में नागपुर में बैठा हुआ। तो मैंने कहा कि हमारा एक सहयोग कर दीजिए। आपके चाचा जी का तो सहयोग हम लेते ही रहे हैं, उनके सहयोग और आशीर्वाद से ही हम लोग काम कर रहे हैं। मैंने कहा क्या आप नितिन गडकरी जी को आग्रह कर सकते हैं
कि ठाकरे जी के इस कार्यक्रम में वो रहें। उन्होंने कहा मेरे साथ ही बैठे हैं, मैं आग्रह करता हूँ। उन्होंने आग्रह किया और आग्रह के स्वरूप उनके सहयोग से आज के कार्यक्रम में हम मान्यवर को यहाँ पर उपलब्ध करा पाए। चाचा जी तो चाचा जी, उनके भतीजे जो भजन सम्राट हैं अनूप जी का भी हमें निरंतर सहयोग मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि कार्यक्रम क्योंकि बहुत समय से चल रहा है, मुझे अपनी आगे की बात को विराम देते हुए मैं माननीय आलोक कुमार साहब जी से आग्रह करूंगा कि आगे के कार्यक्रम को मैं बिना किसी भूमिका के माननीय श्री रामलाल जी को निमंत्रण करता हूं कि वो इस अवसर पर अपनी बात करें। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन जी, मंच पर व सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठ एवं साथियों, काफी समय से कार्यक्रम चल रहा है। मैंने सहयोग प्रकोष्ठ को कहा कि आपको सहयोग बहुत मिलता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी का आप उपयोग भी करें बुलवाने में। बीच में कुछ और बैठकें थी, इससे मैं चला गया था। माननीय नितिन जी हम सबके बीच में उद्बोधन करेंगे। मुझे एक 2-3 मिनट में इतनी बात कहनी है कि कुछ लोग संत होते हैं, कुछ लोगों की संत वृत्ति होती है। ये कहना शायद उपयुक्त नहीं होगा अपने मुंह से कि संत होकर भी संत वृत्ति हो, यह आवश्यक नहीं है, लेकिन जिसकी संत वृत्ति है वो तो निश्चित रूप से संत है। और माननीय ठाकरे जी के बारे में कहा जा सकता है कि वो कुशल संगठक और हमारे वरिष्ठ नेतृत्वकर्ता तो थे ही, लेकिन वो संत वृत्ति के उनका व्यक्तित्व था। और इसके कारण पार्टी को बढ़ाने और संभालने में मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश भर में उनके योगदान को कोई भुला नहीं सकता। दूसरा बिंदु जो आज चर्चा की है, अपने सब कार्यकर्ताओं के संदर्भ में माननीय नितिन जी ने तो अध्यक्ष रहते हुए अंत्योदय सेवा इस विषय को काफी आगे बढ़ाया है। कभी कभी राजनीतिक क्षेत्र में काम करते करते ये लगता है सेवा इसका कोई महत्व है क्या, सेवा से कुछ मिलता है क्या। सामान्यतः सेवा के बारे में हम लोगों ने यही सुना है, बाकी सब बातें क्षणिक सुख देती है, लेकिन सेवा ये दीर्घकालिक सुख देती है। आप जाड़े में जो सूट पहनते हैं, कोट पहनते हैं, वो जून में नहीं पहन सकते। यदि वस्तु में सुख होता तो वो सूट गर्मी में भी उतना सुख देता। आपको कोई चीज खाने में अच्छी लगती है, रसगुल्ला खाने में अच्छा लगता है, अभी नितिन जी कम खाने लगे, नितिन जी तो मुझे तो कोई चीज खाने में अच्छी लगती है, आप सोचिए कितना खाएंगे, रसगुल्ला 5 खाएंगे, 10 खाएंगे, इसके बाद आपके लिए रसगुल्ला बेस्वाद लगने लगेगा। यदि रसगुल्ले में स्वाद होता तो जितना ज्यादा खाएंगे उतना ज्यादा आपको आनंद का अनुभूति होगी। सेवा एक ऐसा विषय है जो आप गर्मी में करो, जाड़े में करो, बरसात में करो, सुबह करो, दोपहर को करो, शाम को करो, रात को करो, कभी भी आप करो, आपको हमेशा एक आत्मिक सुखी मिलेगा। कोई आपके सामने भूखा आ गया, आपने उसको खाना दिया, वो समय कौन सा प्रश्न नहीं है, आपको मन में आत्मिक संतुष्टि होती है और लंबे समय तक रहती है कि चलो मेरे हाथ से कोई पुण्य काम मिला। पर इतना ही है कि सेवा करते समय दया भाव और अहम भाव न हो कि हम कोई बड़े हैं तो हमको सेवा है। भगवान ने हमको सामर्थ्य दी है तो उसके अनुसार हम अधिकतम सेवा करते रहे, व्यक्तियों की, समाज की, पार्टी से जुड़े तो पार्टी की। तो मुझे लगता है कि सेवा से हमको भी संतोष मिलेगा और कुल मिलाकर सब चीज़ें ठीक होंगी। मैं सोचता हूँ माननीय ठाकरे जी के लिए उनके जन्मदिन पर उनका इस रूप में स्मरण करना ये एक बड़ा समीचीन होगा। धन्यवाद।
आदरणीय रामलाल जी सेवा की बात कर रहे थे। सेवा, सहानुभूति, प्रेम। मुझे स्मरण है कि जब डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली के अध्यक्ष थे तो मैंने एक दिन उनको काफी इमोशनल देखा। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे बेटा बीमार है, अस्पताल में है। मैंने कहा अच्छा। कहने लगे ठाकरे जी भी बीमार हैं। मुझे मालूम था दोनों बातें। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप ज्यादा आज। तो उन्होंने कहा कि ठाकरे जी बीमार हैं और वो मेरे बेटे को मिलने अस्पताल आए। चलने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए व्हील चेयर पे ऊपर उसको मिलने गए और वहां आधा घंटा बैठे। अच्छा। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या बात हुई आपकी उनसे? कहने लगे बात क्या हुई, मुझे तो पता भी नहीं था, मैं वहां था भी नहीं। उनको सूचना करके नहीं आए थे। मन में आया तो चाहे व्हील चेयर है, उनका अपना स्वास्थ्य खराब था, पर वो खराब स्वास्थ्य उनको नहीं रोक सका इस बात से कि वो फर्स्ट फ्लोर पर लिफ्ट से एक व्हील चेयर में जाएं, बच्चे के हालचाल पूछें, उसके सिर पे हाथ फेरें और लौट आए। इस सहानुभूति और प्रेम में से जो सेवा जो उपजती है वह सहयोग के काम का आधार है। श्री नितिन गडकरी जी को मैं निमंत्रण करूं, ये समय आ गया है। हम सबको आनंद होता है उनको देख करके। अटल जी ने कभी लिखा कि भगवान मुझे इतनी ऊंचाई मत देना कि मैं अपनों को गले न लगा सकूं। पार्टी के बड़े से बड़े पद पर होने के बाद भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद भी निरंतर जिस सहजता से वो रहते हैं, जिस कार्यकर्ता भाव से वो रहते हैं, जितना सुलभ वो रहते हैं, जितना वो सुनते हैं, सबके साथ जितना हंस लेते हैं, तो हमको लगता है कि नहीं, जैसे संघ के बड़े से बड़े अधिकारी हम सहज होकर बात कर लेते हैं और मार्गदर्शन भी ले लेते हैं। जो अंदर से श्रेष्ठ होते हैं वो बाहर से सहज होते हैं। मैं उस मार्गदर्शन के लिए नितिन जी को और इस कार्यक्रम के समापन के लिए इसके बाद धन्यवाद और राष्ट्रगान। हमारे सभी आदरणीय ज्येष्ठ नेतागण और उपस्थित कार्यकर्ता भाई और बहनों, स्वर्गीय कुशाभाऊ का हम स्मरण कर रहे हैं। ये बहुत आनंद का और हम सबके लिए समाधान का विषय है। इस सभागृह का नाम भी कुशाभाऊ के नाम पर रखा गया। जब ये सभागृह बना तब स्वाभाविक रूप से इसका नाम क्या रखना चाहिए इसकी चर्चा हुई और सबने एक मुख से कहा कि इसका नाम स्वर्गीय कुशाभाऊ का नाम इस सभागृह को देना चाहिए, क्योंकि ये सभागृह दिन भर कार्यकर्ता यहाँ आते हैं, कोई पार्टी के कार्यक्रमों के बारे में, कार्यों की चर्चा होती है और तब सबके सामने कुशाभाऊ का नाम उनको हर समय याद रहना चाहिए, इसलिए इसका नाम रखा गया। एक छोटी सी कमी रही कि इस सभागृह में कुशाभाऊ का एक भव्य चित्र, पहले चित्र अच्छा तैयार करना चाहिए था और लगाने का निर्णय हुआ था। और रामलाल जी और मैं हम कोशिश करके इसको जरूर लगाएंगे, क्योंकि ये सभागृह में और थोड़ा सा आज मेरे ध्यान में है कि वो रह गया। भारतीय जनता पार्टी की पहचान, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी, ये पहचान है। और श्रेष्ठ कार्यकर्ता कैसा हो, समर्पित कार्यकर्ता कैसा हो,
उसमें सभी गुणों का, विशेष रूप से कार्यकर्ता के सभी अच्छे गुणों का परिचय अगर कहीं करना है तो कुशाभाऊ का व्यक्तित्व था कि जिससे हम प्रेरणा ले सकते थे। हमारे यहाँ रामू माड़गी करके बहुत अच्छे सांसद थे और अच्छे अपने कार्यकर्ता थे। वो ये कहते थे कि कार्यकर्ता कभी पूर्णांक नहीं होता, अपूर्णांक करता है। नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इंफिनिटी। कि जैसे ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है कि जो सभी अच्छे गुण उसमें 100% है, ऐसा कभी मिल नहीं सकता। और संगठन में और समाज में काम करते समय समाज से गुणों दोषों के साथ हम कार्यकर्ता को स्वीकारते हैं। और संगठन का मतलब यह होता है कि जब कार्यकर्ता संगठन में उसको स्वीकार करने के बाद उसके गुणों को बढ़ाया जाता है और दोषों को कम किया जाता है। इसको हम कार्यकर्ता निर्माण कहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसे अनेक अच्छे कार्यकर्ता हैं कि जो सामान्य रूप से काम करते हुए आए और आगे चलकर देश में बहुत बड़े कार्यकर्ता बने। स्वर्गीय नानाजी देशमुख विदर्भ में वाशिम जिले में एक गांव से आए और वो संघ कार्यालय में साफ सफाई का काम करते थे। झाड़ू लगाने का काम उनका था, माल के काम में। और वो गरीब थे, पढ़ाई नहीं हो पाती थी, बहुत आर्थिक स्थिति खराब थी। ऐसी स्थिति में आए थे, गरीब परिवार से। पर नानाजी का सहवास जब संघ के अच्छे प्रचारकों के साथ आया तो नानाजी बहुत बड़े कार्यकर्ता बने। उन्होंने केवल भारतीय जनता पार्टी को नहीं तो देश को विकास देने की दृष्टि, उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व निर्माण की इतने बड़े कार्यकर्ता वो हुए। स्वर्गीय कुशाभाऊ हमारे बीच में काम करते समय आए। स्वर्गीय गुरुजी उस समय जो कुशाभाऊ के ऊपर जो उनके जीवन का परिणाम हो उसमें गुरुजी का नाम लिया जाता है। और स्वर्गीय गुरुजी के जीवन से प्रेरित होकर वो संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने कार्य करना शुरू किया। निस्पृह निस्वार्थ वृत्ति से, समर्पण भाव से उन्होंने अपने जीवन को देश के लिए और समाज के लिए समर्पित किया। उनका सादगीपूर्ण व्यवहार, कार्यकर्ता ये मेरे परिवार का अंग है ऐसा समझकर सभी कार्यकर्ताओं से उनका सद्भावपूर्ण व्यवहार, हसतमुख रहना और सबके ऊपर प्रेम करने वाला उनका व्यक्तित्व, इसमें उन्होंने संगठन की ताकत बढ़ाई। आजकल हम बहुत सी बातों को कहते हैं कि कभी अटल जी बहुत बड़े वक्ता थे, उनका वक्तृत्व असामान्य था, बड़े स्टेट्समैन थे। पर अटल जी का व्यक्तित्व, उनका वक्तृत्व, उनका नेतृत्व, उनकी स्टेट्समैनशिप पूरी दुनिया में चली गई। आज वर्ल्ड में लोग उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। कभी कभी आदमी को उसकी गुणवत्ता जो होती है उसको बड़ा बनाती है। हमारे अड़चन ये है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बड़ा हूं, मुझे रिकॉग्नाइज करो, मुझे रिस्पेक्ट दो, मुझे चेयर पर बिठाओ, मुझे पुष्पहार डालो, मेरा कटआउट लगाओ, बड़ा लगाओ, हार जाड़ा डालो, तब लोग मुझे बड़ा कहेंगे। पर कुशाभाऊ को कभी ऐसी कोई बातों के लिए ऐसा कोई काम करना नहीं पड़ा। ये जो राजनीति में जो आर्टिफिशियल डेवलपमेंट प्रोसेस जो आई है, ये जैसे कोई गांव में कोई डिसीजेस फैल जाता है, उसका ये सबसे बड़ा ये है कि ये लोगों को लगता है कि आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग बड़े नेता हो सकते हैं। देखिए, कितने भी हमने बाहर से इंजेक्शन लिए विटामिन के, तो हम पहलवान नहीं बन सकते, हम स्ट्रांग नहीं बन सकते। आखिर नेचुरल जो नेचुरल होता है, और नेचुरल परिवर्तन के लिए नैसर्गिक मार्ग के ही द्वारा संस्कार होते तो ही व्यक्ति अच्छा बनता है। मैकेनाइज्ड प्रोसेस एंड नेचुरल प्रोसेस, आर्टिफिशियल प्रोसेस एंड नेचुरल प्रोसेस, दोनों में बड़ा फर्क है। केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे तो प्लांट का ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है, ईल्ड बढ़ता है, पर टेस्ट चली जाती है।
पर ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से जब पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर यूज नहीं करते तो टेस्ट बहुत अच्छी होती है, यानी इतनी अच्छी टेस्ट होती है कि हम लोग उसको सेहत के लिए भी अच्छी होती है और उसकी क्वालिटी और उसकी टेस्ट जो होती है वो भी अच्छी होती है। राजनीति की आज की प्रक्रिया में हम लोग दत्तोबंधु कहते थे कि एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट हिज नेक्स्ट इलेक्शन, और वो थिंक्स अबाउट नेक्स्ट इलेक्शन उनकी बात सही थी। आगे उन्होंने कहा था कि एवरी सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्मर थिंक्स फ्रॉम सेंचुरी टू सेंचुरी। जो समाज का और देश का विचार करता है वो 100 साल का विचार करता है, और जो पॉलिटिशियन होता है वो 5 साल का विचार करता है। यूज एंड थ्रो, जीतो, सत्ता मिलाओ, फिर सत्ता से पैसा मिलाओ, पैसे से सत्ता मिलाओ, फिर वो उसी चक्कर में घूमते रहता है। अब सभी प्रकार के लोग समाज में हैं, पर जिस बात का जिक्र अडवाणी जी बार बार करते हैं कि पार्टी विथ ए डिफरेंस, और डिफरेंस हम लोगों को दिखाना है, और वो लोगों को दिखेगा नहीं तो लोग बोलेंगे कि उनके जाने में फायदा नहीं है और इनके आने में फायदा नहीं है। और इसलिए कुशाभाऊ का स्मरण करते समय, नानाजी का स्मरण करते समय, भंडारी जी का स्मरण करते समय ऐसी कोई पार्टी है कि जिस पार्टी में ऐसे पार्टी के लिए, पार्टी के विचारों के लिए, संगठन के लिए जिन्होंने अपना जीवन दिया है, ऐसे कार्यकर्ता आपको कोई पार्टी में दिखते हैं? दिखे कोई? अब रामलाल जी काम कर रहे दिन रात, अभी 5 बजे मीटिंग लेके इतना दौड़ धूप कर रहे हैं। अगर किसी को कहा कि ये रामलाल जी तो राज्यसभा की टिकट भी नहीं मिली, एमएलए की भी मिलने की संभावना नहीं, मांग भी नहीं रहे, मुख्यमंत्री तो बिल्कुल बनने में, काय के लिए इतना तड़पड़ कर रहे, इधर से उधर मेहनत करो सुबह शाम। क्योंकि पाश्चात्य थ्योरी ये कहती है कि विदाउट मोटिवेशन, स्वार्थ के बिना कोई इंस्पिरेशन, मोटिवेशन ही नहीं होता। जब तुम्हारा वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है, जब स्वार्थ रहता है, तभी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन होता है। ये पाश्चात्य थ्योरी जो है वो एस्टेब्लिश हुई है। तो यहाँ कोई हमारे पास बोल ही नहीं है, मिलने वाले नहीं है कुछ, और हम सबसे ज्यादा वो दौड़ धूप कर रहे हैं। जैसे शादी में होती है कि लड़की का पिता बहुत दौड़ धूप करता है तो समझ में आता है, पर जो लड़की का पिता नहीं है वो उससे भी ज्यादा दौड़ धूप कर रहा है। तुम्हारा क्यों दौड़ धूप करो, तुम्हारी लड़की की थोड़ी शादी, नहीं मैं परिवार का हूं, मैं मेहनत करूं, ऐसे शादी में रहते कुछ। ये हमारे यहाँ क्यों है? कभी तो भी हम सोचेंगे कि नहीं कि रामलाल जी क्यों काम करते, कुशाभाऊ ठाकरे जी ने काम क्यों किया? उनको जबरदस्ती एक बार संसद का चुनाव उनको लड़ाया गया था, खंडवा से खड़े और जबरदस्ती खड़ा किया गया था जनता पार्टी के साथ, तो कोई चुनाव नहीं लड़े। अनेक मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बने, बेचारे उनके पैर छूते थे, और किसी भी मुख्यमंत्री की तुलना में उनकी लोकप्रियता कम नहीं थी, फिर भी उन्होंने कभी मुख्यमंत्री बनने का नहीं सोचा। किसी भी नेता के रूप में जनता में उनका अपील कम नहीं था, पर उन्होंने कभी एमपी बनने का नहीं सोचा। किसी भी नेता के रूप में कार्यकर्ता करके पार्टी के संगठन के प्रमुख के नाते उनका अपील कम नहीं था, पर वो ये नहीं चाहते कि मुझे पार्टी का अध्यक्ष बना। जब वो बने तो भी जबरदस्ती बने। मुझे बताइए कि इसके पीछे कारण क्या है, और ये समझाने में हम कुछ कम पड़ रहे हैं। हमारे यहाँ इसका आर्डर की कटआउट लगाए बिना हमको लगता है कि हम नहीं बड़े बन सकते। और आज बेसिक बात जो है, जो हमारे साथ जुड़ी हुई है कि आज हमारे आदर्श कार्यकर्ताओं को, जो कुशाभाऊ जैसे, जिनके जीवन को देखकर हम चलते हैं, और आज हमारा व्यवहार कैसा है, ये दो बातों के बीच में कहीं ना कहीं द्वंद्व चल रहा है। ये श्रीवास्तव जी ने आज का दिन अच्छा मनाया, पर ये केवल जैसा वो साधु संतों के प्रवचन होते हैं, तो लोग बड़े विचार से सुनते हैं, बड़ा तालियां कुटते हैं, जय जयकार करते हैं, और प्रवचन खत्म होने के बाद एक दिन मिले, अब कैसा, अब रात का टाइम होगा, मेरा पीने का टाइम होगा, मैं दुकान में जाऊंगा। तो अभी तक तो यहाँ बैठे थे, बड़े तालियां बजा रहे थे, बड़े भगवान का नाम ले रहे थे, और अब बोलते कि टाइम हो गया। हमारा वैसा हो गया, हम बड़ा गुणगान करते हैं, सब करते हैं, और जब अपना टाइम आता तो बोलते हमारा टाइम हो गया। जो हमारे मन में वही हम करते हैं,
और कभी कहा तो बोलते ये इनको ये सीधा आदमी है, इनको समझता नहीं है राजनीति क्या चल रही है, जरा हमसे समझ ले क्या चल, ऐसा कमेंट्स भी पास करते हैं। देखिए शॉर्टकट कट टू शॉर्ट। और मैं आज जी टीवी के कार्यक्रम में गया था, वो बड़ा कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया, उसका रिकॉर्डिंग था, तो मैं उनको बता रहा था, ऐसी चर्चा कर रहा था कि मैं स्टूडेंट यानी राजनीति में काम करने के लिए आया तो भौरव जी को मिलता था, भौरव जी डोगस काम दिया था उन्होंने, मैं काम करके उनको मैं संदेश देने के लिए कार्यालय पहुंचा। तो नागपुर में 47 डिग्री का टेक बहुत गर्म होता है, अप्रैल महीना था, तो मैं 3 बजे चाय का टाइम होता है, तो मैं 3 बजे भौरव जी के मृत्यु के 3 महीने पूर्व की बात है, तो मैं कार्यालय पहुंचा और कार्यालय में पहुंचा तो एक खोली में टूटा हुआ कूलर और एक लकड़ी के इसके पलंग पे ऊपर एक ऐसी गद्दी थी कि जिसमें कपास दिखता नहीं था, और वो कूलर में एक पंप भी बंद था। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं थोड़ा नाराज में, भगवत जी कैसा ये कोई कूलर ठीक नहीं है, आप क्यों चिंता नहीं करते आपकी तबीयत की? तो उन्होंने मुझे, मैं छोटा भी था तो उन्होंने कहा मेरी चिंता मत कर, देश की चिंता कर। देश की तो चिंता करें, तो देश की चिंता करने के लिए आपके जैसा आदमी अगर जिंदा रहेगा और लोगों को प्रेरणा देता रहेगा तो देश जिंदा रहेगा। अब आपकी चिंता क्यों नहीं करते? बहुत आग्रह से कहा, मैं अस्वस्थ था कि ऐसा क्यों इनका, मेरे कार्यालय में गया, मैंने बोला कूलर, फिर मैं एक को बोला कूलर बनाओ, ये दुरुस्त करो, अच्छा करो, और उनका आग्रह था मेरी चिंता मत करो। कितना भौरव जी ने कितने कार्यकर्ताओं का निर्माण किया, पर अपने जीवन के बारे में कभी नहीं सोचा। पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया था। गोल्ड मेडलिस्ट थे, बहुत होशियार थे, प्रभावी वक्तृत्व था, बहुत अच्छे थॉट्स उनके, अनेक लोगों के सामने जब बोलते थे तो अनेक लोग उनके विचारों से प्रभावित होते, इतना अच्छा उनका वक्तृत्व था। एक बार संघ शिक्षा वर्ग में गुरुजी के जीवन पर उनका बौद्धिक हुआ था, तब मैं उस समय शिक्षा वर्ग में था, तो जब हम बाहर निकले तो स्वयंसेवकों के आंखों में आंसू थे, पूछते हुए बाहर निकले, इतना उनका प्रभावी वक्तृत्व था, बोलने की शैली थी। पर पूरा जीवन उन्होंने समाज के लिए और देश के लिए समर्पित किया। ऐसे देश और समाज के लिए समर्पित करने वाले हजारों कार्यकर्ताओं के भरोसे हम खड़े हैं। हमारे जैसे कुछ चुने हुए लोगों को लगता है कि 1 लाख की भीड़ जब सभा में दिखती है तो हमको लगता है कि हमारा भाषण आजकल बहुत अच्छा हो रहा है, इसी भीड़ हमारे काम आई है। ये पार्टी जो बड़ी है, सत्ता मिली है, ये मेरे नेतृत्व के कारण मिली है, क्योंकि हमको ये सब ग्रीन ग्रीन दिखता है। अगर शिखर पर भी हम पहुंचे हैं तो भी इस शिखर को पहुंचने के लिए, उस इमारत को खड़े करने के लिए, उसके बीच में, उसके अंदर जाकर पत्थर, नीम पत्थर के रूप में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, अगर वो नहीं देते तो हम लोग शिखर पर चढ़कर नहीं चल सकते। चढ़ने वाला एक ही है, पर आखिर इसके लिए जो कुर्बानी देने वाले हजारों, तब हमने, आज हमको ये चित्र देखने के लिए मिलता है कि कुशाभाऊ भंडारी जी और ऐसे अनेक जो कार्यकर्ता हमारे, जिन्होंने अपना जीवन इस पार्टी के लिए दिया, उन कार्यकर्ता के बदौलत हम आज खड़े हैं। समय आएगा, सत्ता मिलेगी, हमारा प्रधानमंत्री बनेगा, मंत्री बनेंगे, हमारा पार्टी का शासन आएगा, पर वो कोई हमारा फुल स्टॉप नहीं है, क्योंकि ये इस पर जाने के लिए हमारा उद्देश्य क्या है, मिशन क्या है, क्यों हम सत्ता चाहते हैं, और सत्ता में जाने के बाद देश के लिए, समाज के लिए, गरीब के लिए हम क्या करने वाले हैं। और जब हम कुछ करके दिखाएंगे तब हमारे इन नेताओं की आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि उन्होंने देश के प्रति, समाज के प्रति ये जो समर्पण दिया, जीवन समर्पित किया है, ये हमारे लिए, सबके लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में है। तो आज कुशाभाऊ जी का जीवन तो हम सबको पता ही है, काफी लोगों ने विचार रखे। मैं छोटी सी बात आपको इतना ही कहूंगा कि कुशाभाऊ के जीवन से छोटी सी कोई बात अच्छी होगी, अच्छा गुण होगा, वो अगर मैं अपने जीवन में अगर उसको अंगीकार सकता हूं, उसके ऊपर चल सकता हूं, तो सही में वो सही आदरांजलि कुशाभाऊ के लिए होंगी।
और इसलिए जब हम ये कार्यक्रम बनाते हैं तो केवल ये कार्यक्रम नहीं होने चाहिए, तो कहीं ना कहीं इससे हमारे कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व पर कुछ परिणाम अगर उसका होता है उनके जीवन का, तो उसका उपयोग होगा। आज वर्तमान स्थिति में हम अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। देश बड़े अड़चन में खड़ा है, आर्थिक स्थिति बहुत ही विकट हुई है, राष्ट्रीय इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी धोखे में है। एक तरफ चाइना अंदर आने की कोशिश कर रहा है, दूसरी ओर पाकिस्तान खुरापत कर रहा है, और तीसरी ओर माओइस्ट नक्सलाइस्ट हमारे देश में हमारे जीवन को, हमारी व्यवस्था को उद्ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, सब रिकॉर्ड टूट गए। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और ऐसे समय हमारे देश के कोई भी जात, पंथ, धर्म, भाषा बोलने वाले लोग हैं, सभी आज बहुत कठिनाई का सामना कर रहे हैं। कुशावाओं ने अपना जीवन हमारे देश के लिए, हमारे मातृभूमि के लिए, उसके भविष्य को, उसके तकदीर को बदलने के लिए जीवन समर्पित किया था, और उनका सपना था कि सुखी, समृद्ध, संपन्न राष्ट्र बने, जो भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त बने और दुनिया की नंबर 1 की महाशक्ति बने, परम वैभवशाली राष्ट्र का निर्माण। इसके लिए वो निरंतर अपने जीवन में कार्य करते रहे। मुझे लगता है कि वो प्रेरणा लेकर शायद जितना उन्होंने काम किया उतना नहीं संभव होगा, पर जितना संभव होगा हम हमारे जीवन में उसी प्रकार का स्वभाव अपनाएंगे और कुछ ना कुछ कार्य करने की कोशिश करते रहेंगे। ऐसी अगर प्रेरणा हम सबको मिलती है तो वो उनके लिए सबसे अच्छी आदरांजलि होगी। कुशावाओ हम सब के लिए आदर्श थे, आदर्श कार्यकर्ता थे। कभी कभी कमियां होती है उनके ऊपर, जितनी किताबें लिखनी चाहिए, फिल्म निकलनी चाहिए, हम लोग कभी इसका विचार नहीं करते। अभी एक फिल्म मैंने देखी थी, आप भी देखिए, भाग मिल्खा भाग। अभी एक फिल्म आई है हिंदी, जरूर देखिए कि जीवन में किस प्रकार से संघर्ष करके उसने अपने जीवन में सफलता हासिल की। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत अच्छे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर है, मुझे गुरु मानते हैं, तो मधुर भंडारकर करके बहुत बार पैर छूते, तो मैंने बोला एक बार तुमने मेरे पास ये मत करो, मेरा काम करो। तो बोले क्या करूं? मैंने बोला तुम नानाजी देशमुख के जीवन पर एक अच्छी फिल्म बनाओ, और वो कमर्शियल फिल्म बनाओ। एक स्वदेश बनी थी, आशुतोष गोवारिकर ने बनाई थी, और आशुतोष गोवारिकर मेरे मित्र है, जो उन्होंने फिल्म बनाई थी, तो उसमें एक छोटा सा दाढ़ी वाला ऐसा एक व्यक्ति उस फिल्म में दिखाया था। तो जो वो गांव में लाइट लगते हैं हाइड्रो पावर से, तो वो व्यक्ति बड़ा आनंदित होता है। तो उसका मेकअप जो था वो लगभग नाना जी का जैसा चित्र है उस प्रकार का था। तो आशुतोष गोवारिकर को मैंने कहा था कि वो मेरे काफी उनसे बातचीत होती रहती थी, तो मैंने उनको कहा इसका रिसर्च करके इनके सबके चित्र को जाकर कभी करो। कभी कभी इससे मैसेज आता है कि अनेक फिल्मों के जो मैसेज गए उससे अनेक लोगों के जीवन बदल गए। हमने हमारे जैसे ये दैव दुर्लभ कार्यकर्ता है, इनके जीवन को प्रभावी रूप से भविष्य में जो नेता बनने वाले, कार्यकर्ता बनने वाले, उनके सामने अगर लेकर जाएंगे तो इनमें से नए कुशावाओ तैयार होंगे जो देश के लिए और समाज के लिए काम करेंगे। हम उसका स्मरण करें और उनके गुणों को तो हम अपने लिए तो अपनाएं, पर पार्टी में इस गुणों के आधार पर चलने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाएं, तो पार्टी राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन करेगी और देश और समाज के लिए अच्छा काम कर सकेगी। बहुत अच्छा कार्यक्रम सहयोग के द्वारा दहरबार होता है। अश्विनी जी थे तब ने इसकी स्थापना की। और एक बात आखिर में कहता हूं, सेवा से सबसे स्ट्रांग नेता बनता है। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव से आपको बता रहा हूं, मैं ये प्रयोग कर चुका हूं। आज नागपुर में एक मुस्लिम महिला घूमने करने वाली डिप्यूटी मेयर बनी है, और वहां मैं सेवा काम करता था। मेरा पूरा विश्वास है वहां कांग्रेस जीती, देश भर 6,500 वोट लेके वो जीती, 100% मुस्लिम वोट था। तो वो उनका पति वगैरह अच्छे संबंध थे, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि बीजेपी के टिकट पर मत करो, तुम इंडिपेंडेंट लड़ो, हम तुमको सपोर्ट देते हैं। तो दूसरे पार्टी से 5-7 साल पहले मेरे साथ वो आए थे,
अशफाक करके। उसने कहा देखो नितिन जी, हम विश्वास रखकर आपके साथ आए हैं, आपको देना है टिकट तो बीजेपी का दो, कमल पर लड़ूंगा, ये नाटकबाजी नहीं करूंगा कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। आपको ताजुब होगा कि वो 6,500 वोट लेके चल गए, और मैं भी वैसा थोड़ा खुरापत खोरूं, मैं थोड़ा ये नकली छाता नहीं, मैं चड्डी पहन के घूमता हूँ, कसरे के कार्यक्रम में जाता हूँ, और मुझे कोई गलत 5-6 हजार मुसलमान भी इकट्ठा होते तो मैं छुपाता नहीं देता। तो मेरा अनुभव है कि नागपुर में सर्वे हुआ तो उसमें पॉपुलर नेता करके मैं रहा हूँ स्वयं मुसलमानों में, क्योंकि मैंने ईमानदारी से सेवा का काम किया। तो लोग दुआ देते हैं। 4,500 हार्ट के ऑपरेशंस मैंने निःशुल्क किए, उसमें अनेक मुसलमानों ने किए। तो वो बेचारे भूलते नहीं। अगर सेवा का काम करेंगे तो रैली के लिए बसेस लानी नहीं पड़ेगी और किराए के भाड़ोतरी लोग लाने नहीं पड़ेंगे। कहीं भी तुम्हारे 25,000 लोग खड़े होते हैं और कहो उनको जो भाड़ोतरी उसको निकाल दो, रखो मत। 100 भाड़ोतरी लोगों से 10 लोग पूरा, और जो कंक्रीट काम करता है उसके साथ जनता आती है, जात पंथ धर्म भाषा की दीवारों को तोड़कर, और सब चुनाव जीते जाते हैं। और हम जीते अभी वहां सभी, और शायद 6 की 6 लोकसभा भी जीतेंगे। तो लोग आते हैं साथ में। ये पहली बात दिमाग से निकाल डालो कि सेवा का काम एनजीओ को करना है। ये चतुराई से राजनीति करने वाले लोग अपने पैसे की ताकत के भरोसे 1-2 चुनाव जीत जाते हैं, पर जो ईमानदारी से गरीब के लिए सेवा का काम करके काम करते हैं वो 10 नहीं 20 चुनाव लाइन से जीतते रहते हैं। और ये पैसे की ताकत के भरोसे 1-2 चुनाव में चमत्कार दिखाकर फिर नहीं जीतते। तो विकास का मार्ग, अच्छी राजनीति करने का मार्ग, ये सेवा का मार्ग है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा के क्षेत्र में गरीबों की सेवा करें, जात पंथ धर्म भाषा का विचार न करते हुए। स्काई इज द लिमिट। जात पंथ धर्म भाषा की दीवारों को तोड़कर आप आगे निकल सकते हैं, इसमें ताकत है। गिल्टी कॉन्शियस मत रहिए कि ये हम एनजीओ है। ये कुछ लोग हमारे यहाँ बोलते जो चतुराई की राजनीति की भाषा करते हैं, जो खादी के कड़क कपड़े पहनते हैं, नाटकीय रीति से चलते हैं, आर्टिफिशियल झूठी बातें करते हैं, मैनिपुलेशन, स्पेकुलेशन और इस प्रकार की बातों पर राजनीति में, तो उनको लगता है कि ये राजनीति नहीं है। राजनीति समाजकरण, राष्ट्रकरण, विकासकरण, यही राजनीति डंके के चोट पर अपने टर्न पर करेंगे, ऐसे ही चलेंगे। लोग आते हैं। यू कैन कैपेबल टू डिक्टेट योर ओन टर्म्स, उसकी चिंता करने का कारण नहीं है। उषा बहू का नेतृत्व जिस प्रकार से खड़ा हुआ, ईमानदारी से खड़ा हुआ, हमारे कार्यकर्ता भी ये सेवा का विषय लेकर लोगों में काम करें। कोई पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं, कोई बैनर लगाने की जरूरत नहीं, कोई कटआउट लगाने की जरूरत नहीं। जनता तुम्हारे पीछे खड़ी रहेगी और ये हो सकता है। इसके लिए हाँ समय लगता है। ये लॉन्ग कट है, शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट कट यू शॉर्ट, लॉन्ग कट तो जरा लंबा होता है। उषा बहू से हम यही प्रेरणा लेकर हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हमारी सबसे बड़ी ताकत है, वो उनके जैसे अच्छे कार्यकर्ता बड़े प्रमाण में तैयार करने की, निर्माण करने की कोशिश करें। आलोक कुमार जी ने अच्छा काम किया, 40,000 कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण किया। ये प्रक्रिया और आगे चलते रहनी चाहिए और मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा फायदा होगा और हम इसको एक मान्यता और प्रतिष्ठा भी देंगे और निश्चित रूप से मान्यता और प्रतिष्ठा इसको मिलेगी तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी भी एक अलग पहचान के रूप में ताकतवान भी बनेगी। मैं उषा बहू जी के स्मृति में अभिवादन करता हूँ और श्रीवास्तव जी को धन्यवाद देता हूँ। और एक छोटी सी नाराज मत हो जाइए, उषा बहू जी के नाम पर मुझे अनूप जरूर कहने का क्या है, तो योगायोग से आपने उनको फोन किया। वैसे भी मैंने लिख के रखा था पर आज मेरा कुछ कार्यक्रम था नागपुर में तो वो कैंसिल हुआ, तो मैं उसके कारण केवल चिंतित था। पर आपने फोन भी किया और उषा बहू का कार्यक्रम बताया तो आपके भी फोन पर मैं आ जाऊंगा। उसके लिए अनूप जलोढ़ा की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप कार्यकर्ता और मैं कार्यकर्ता हूँ। अध्यक्ष एक्स अध्यक्ष हो सकता है पर एक्स कार्यकर्ता कभी नहीं हो सकता। तो आपने मुझे बुलाया, मैं आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमको बहुत आनंद है कि मान्यवर नितिन जी, मान्यवर रामलाल जी, माखन सिंह जी, तनवीर भाई, सिन्हा जी और सामने भी जो लोग बैठे हैं, जैसा कहा कि नीचे भी मंच है ऊपर भी मंच है। कार्यक्रम के आखिर में धन्यवाद कहना होता है। आज के कार्यक्रम का स्वरूप ऐसा है कि हम सब उषा बहू को स्मरण करने आए तो कौन किसको धन्यवाद दे।
मैं सुरेश जी को यहाँ आने के लिए कहता हूँ, हम राष्ट्रगान के लिए खड़े हों और राष्ट्रगान के बाद ये कार्यक्रम समाप्त। मैं उस समय शिक्षा वर्ग में था, तो जब हम बाहर निकले तो स्वयंसेवकों के आंखों में आंसू थे, पूछते हुए बाहर निकले। इतना उनका प्रभावी वक्तव्य था, बोलने की शैली थी, पर पूरा जीवन उन्होंने समाज के लिए और देश के लिए समर्पित किया। ऐसे देश और समाज के लिए समर्पित करने वाले हजारों कार्यकर्ताओं के भरोसे हम खड़े हैं। हमारे जैसे कुछ चुने हुए लोगों को लगता है कि 1 लाख की भीड़ जब सभा में दिखती है तो हमको लगता है कि हमारा भाषण आजकल बहुत अच्छा हो रहा है, इसी भीड़ हमारे कारण आई है। ये पार्टी जो बढ़ी है, सत्ता मिली है, ये मेरे नेतृत्व के कारण मिली है, क्योंकि हमको ये सब ग्रीन ग्रीन दिखता है। अगर शिखर पर भी हम पहुंचे हैं तो भी इस शिखर को पहुंचने के लिए, उस इमारत को खड़े करने के लिए, उसके बीच में, उसके अंदर जाकर नींव पत्थर के रूप में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, अगर वो नहीं देते तो हम लोग शिखर पर चढ़कर नहीं चल सकते। चढ़ने वाला एक ही है, पर आखिर इसके लिए जो कुर्बानी देने वाले हजारों हैं, तब आज हमको ये चित्र देखने के लिए मिलता है कि कुशाभाऊ भंडारी जी और ऐसे अनेक जो कार्यकर्ता हमारे, जिन्होंने अपना जीवन इस पार्टी के लिए दिया, उन कार्यकर्ता के बदौलत हम आज खड़े हैं। समय आएगा, सत्ता मिलेगी, हमारा प्रधानमंत्री बनेगा, मंत्री बनेंगे, हमारा पार्टी का शासन आएगा, पर वो कोई हमारा फुल स्टॉप नहीं है, क्योंकि ये इस पर जाने के लिए हमारा उद्देश्य क्या है, मिशन क्या है, क्यों हम सत्ता चाहते हैं, और सत्ता में जाने के बाद देश के लिए, समाज के लिए, गरीब के लिए हम क्या करने वाले हैं। और जब हम कुछ करके दिखाएंगे तब हमारे इन नेताओं की आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि उन्होंने देश के प्रति, समाज के प्रति ये जो समर्पण दिया, सजीवन समर्पित किया है, ये हमारे लिए, सबके लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में है। तो आज कुशाभाऊ जी का जीवन तो हम सबको पता ही है, काफी लोगों ने विचार रखे। मैं छोटी सी बात आपको इतना ही कहूंगा कि कुशाभाऊ के जीवन से छोटी सी कोई बात अच्छी होगी, अच्छा गुण होगा, वो अगर मैं अपने जीवन में अगर उसको अंगीकार सकता हूं, उसके ऊपर चल सकता हूं, तो सही में वो सही आदरांजलि कुशाभाऊ के लिए होंगी। और इसलिए जब हम ये कार्यक्रम बनाते हैं तो केवल ये कार्यक्रम नहीं होने चाहिए, तो कहीं ना कहीं इससे हमारे कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व पर कुछ परिणाम अगर उसका होता है, उनके जीवन का, तो उसका उपयोग होगा। आज वर्तमान स्थिति में हम अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, देश बड़े अड़चन में खड़ा है, आर्थिक स्थिति बहुत ही विकट हुई है, राष्ट्रीय इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी धोखे में है। एक तरफ चाइना अंदर आने की कोशिश कर रहा है, दूसरी ओर पाकिस्तान खुरापत कर रहा है, और तीसरी ओर माओइस्ट, नक्सलाइस्ट हमारे देश में हमारे जीवन को, हमारी व्यवस्था को उद्ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, सब रिकॉर्ड टूट गए, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और ऐसे समय हमारे देश के कोई भी जात, पंथ, धर्म, भाषा बोलने वाले लोग हैं, सभी आज बहुत कठिनाई का सामना कर रहे हैं। कुशाभाऊ ने अपना जीवन हमारे देश के लिए, हमारे मातृभूमि के लिए, उसके भविष्य को, उसके तकदीर को बदलने के लिए जीवन समर्पित किया था। और उनका सपना था कि सुखी, समृद्ध, संपन्न राष्ट्र बने, जो भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त बने और दुनिया की नंबर 1 की महाशक्ति बने, परम वैभवशाली राष्ट्र का निर्माण। इसके लिए वो निरंतर अपने जीवन में कार्य करते रहे। मुझे लगता है कि वो प्रेरणा लेकर शायद जितना उन्होंने काम किया उतना नहीं संभव होगा, पर जितना संभव होगा हम हमारे जीवन में उसी प्रकार का स्वभाव अपनाएंगे और कुछ ना कुछ कार्य करने की कोशिश करते रहेंगे। ऐसी अगर प्रेरणा हम सबको मिलती है तो वो उनके लिए सबसे अच्छी आदरांजलि होगी। कुशाभाऊ हम सब के लिए आदर्श थे, आदर्श कार्यकर्ता थे। कभी कभी कमियां होती है उनके ऊपर, जितनी किताबें लिखनी चाहिए, फिल्म निकलनी चाहिए, हम लोग कभी इसका विचार नहीं करते। कभी एक
फिल्म मैंने देखी थी, आप भी देखिए, भाग मिल्खा भाग। अभी एक फिल्म आई है हिंदी, जरूर देखिए कि जीवन में किस प्रकार से संघर्ष करके उसने अपने जीवन में सफलता हासिल की। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत अच्छे प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, मुझे गुरु मानते हैं, तो मधुर भंडारकर करके बहुत बार पैर छूते, तो मैंने बोला एक बार तुम ये मेरे पास ये मत करो, मेरा काम करो। तो बोले क्या करूं? मैंने बोला तुम नानाजी देशमुख के जीवन पर एक अच्छी फिल्म बनाओ, और वो कमर्शियल फिल्म बनाओ। एक स्वदेश बनी थी, आशुतोष गोवारीकर ने बनाई थी, और आशुतोष गोवारीकर मेरे मित्र है, जो उन्होंने फिल्म बनाई थी, तो उसमें एक छोटा सा दाढ़ी वाला ऐसा एक व्यक्ति उस फिल्म में दिखाया था। तो जो वो गांव में लाइट लगते थे हाइड्रो पावर से, तो वो व्यक्ति बड़ा आनंदित होता है। तो उसका मेकअप जो था वो लगभग नाना जी का जैसा चित्र है वस्त्राकर का था। तो आशुतोष गोवारीकर को मैंने कहा था कि वो मेरी काफी उनसे बातचीत होती रहती थी, तो मैंने उनको कहा इसका रिसर्च करके इनके सबके चित्र को क्या कर कभी करो। कभी कभी इससे मैसेज आता है, ये अनेक फिल्मों के जो मैसेज गए उससे अनेक लोगों के जीवन बदल गए। हमने हमारे जैसे ये दैव दुर्लभ कार्य करता है, इनके जीवन को प्रभावी रूप से भविष्य में जो नेता बनने वाले, कार्यकर्ता बनने वाले, उनके सामने अगर लेकर जाएंगे तो इनमें से नए कुशाग्र तैयार होंगे जो देश के लिए और समाज के लिए काम करेंगे। हम उसका स्मरण करें और उनके गुणों को तो हम अपने लिए तो अपनाएं, पर पार्टी में इस गुणों के आधार पर चलने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाए, तो पार्टी राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन करेगी और देश और समाज के लिए अच्छा काम कर सकेगी। बहुत अच्छा कार्यक्रम सहयोग के द्वारा दहरबार होता है। अश्विनी जी ने तब ने इसकी स्थापना की, और एक बात आखिर में कहता हूं, सेवा से सबसे स्ट्रांग नेता बनता है। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव से आपको बता रहा हूं, मैं ये प्रयोग कर चुका हूं। आज नागपुर में एक मुस्लिम महिला घूंघट पहनने वाली डिप्यूटी मेयर बनी है, और वहां मैं सेवा काम करता था। मेरा पूरा विश्वास है वहां कांग्रेस जीती, देश भर 6,500 वोट लेके वो जीती, 100% मुस्लिम वोट था। तो वो उनका पति मेरे अच्छे संबंध थे, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि बीजेपी के टिकट पर मत करो, तुम इंडिपेंडेंट लड़ो, हम तुमको सपोर्ट देते हैं। तो दूसरे पार्टी से 5-7 साल पहले मेरे साथ वो आए थे, अशफाक करके। उसने कहा देखो नितिन जी, हम विश्वास रखकर आपके साथ आए हैं, आपको देना है टिकट तो बीजेपी का दो, कमल पर लड़ूंगा, ये नाटकबाजी नहीं करूंगा कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। आपको ताज्जुब होगा कि वो 6,500 वोट लेके चल गए, और मैं भी वैसा थोड़ा खुरापत खोरूं, मैं थोड़ा ये नकली छात्र है, मैं चड्डी पहन के घूमता हूँ, दशहरे के कार्यक्रम में जाता हूँ, और मुझे कोई 5-6 हजार मुसलमान भी इकट्ठा होते तो मैं छुपाता नहीं देता। तो मेरा अनुभव है कि नागपुर में सर्वे हुआ तो उसमें पॉपुलर नेता करके मैं रहा हूँ स्वयं मुसलमानों में, क्योंकि मैंने ईमानदारी से सेवा का काम किया। तो लोग दुआ देते हैं। 4,500 हार्ट के ऑपरेशंस मैंने निःशुल्क किए, उसमें अनेक मुसलमानों ने किए।